वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में कि करप्शन एक अवामी मसला तो है, लेकिन पाकिस्तान में वो अवामी तहरीक क्यों नहीं है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक ने, जो टैक्स स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी टफ स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरह क्या वो भी पाकिस्तानियों को डिसअपॉइंट कर रहा है। सो एग्जैक्टली आप किस पैराए में इसको देख रहे हैं? जी देखिए, जब 2009 में ये फैसला किया गया था जी उसके बाद से इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम हम 2011 के मिड में आ गए हैं। जी तो ये बहुत स्ट्रेंज बात है, जी जबकि इंडिया में आपने देखा कि उन्होंने बहुत क्विकली इस इशू को टेकअप किया है। जी ऐसी हाई लेवल कमेटी को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ सब्स्टिट्यूट किया कि इसको हम डेली बेसिस पे बजाय इसके कि कोर्ट का वक्त जाया हो। उन्होंने 2 रिटायर्ड जजेस को और इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑर्डिनरी टीम थी उसको कहा कि इन टर्म्स के अंदर वो काम करे। मेरा एतराज ये था कि एक तो हमारे बहुत से केसेस पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है कि वो खुद उसको डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो उससे कहीं बेहतर ये होगा कि वो भी इसी तरह का पैटर्न अडॉप्ट करे जिसमें इन इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट की जो कमेटीज हों उसके ऊपर ओवरसी करने के लिए आप जजेस को जो रिटायर्ड हों वो जॉब दे दें और जो रूटीन के केसेस हैं वो सफ़र ना हो। और फिर उसकी जो भी वीकली मंथली रिपोर्ट है, आपको याद होगा कि एनआरओ के केस के फैसले में जो मैंने उसका ऑपरेटिंग पार्ट आज के आर्टिकल में कोट किया कि उन्होंने कहा था कि हम कमेटीज बना दी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर और एक हाई कोर्ट के लेवल पर, और वो एग्जामिन करेंगी कि एनआरओ के केसेस को जो रीट्रायल होना था, लेकिन उसके बाद कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई कि 2 साल में कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं। तो उससे यूं लगता है कि हम लोग ऑर्डर्स तो जैसे हुकूमतें लॉ बना देती हैं इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसी तरह लग रहा है कि यहाँ पे भी अपेक्स कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देती है और फिर उसका कोई फॉलो अप नजर नहीं आ रहा। जरा डॉक्टर साहब वाजे कीजिएगा कि इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जी बिल्कुल, यही मेरा इशू था कि अगर आप यहाँ पे उसमें गवर्नमेंट के अहलकार भी रहते और उसके साथ उसमें रिटायर्ड जजेस होते, मगर रिपोर्ट वो अपनी आंसरेबल वो जो सुप्रीम कोर्ट को होते। अब यहाँ भी यही इशू आ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल नहीं है बल्कि वो गवर्नमेंट को आंसरेबल है। और गवर्नमेंट क्या वजह है डॉक्टर साहब कि आपको ये मूवमेंट फॉरवर्ड नजर नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट इतनी लैंडमार्क जजमेंट के बावजूद उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन कराने में कुछ एक जिसे वो कहते हैं कि हम अपने जो है जरा समझिए कि रिस्ट्रेन से काम ले रहे हैं। कोर्ट बार बार ये बयान देता है और अखबारों में वो छपता है कि वो कोर्ट रिस्ट्रेन से काम ले रहा है। सो वो रिस्ट्रेन किसके हक में है? अवाम के हक में है? जी नहीं, हरगिज नहीं। देखिए, एक तो बाहर बहुत अवाम का जो यहाँ पे प्लंडर्ड मनी है वो पाकिस्तान से बाहर चली गई, और जैसा मैंने आज कोट किया है कि यहाँ पे मलेशियन कौंसल जनरल ने बताया कि हमारे पाकिस्तानियों ने 180 बिलियन विद इन 2 ईयर्स तो सिर्फ मलेशिया ही भेज दिया है। अब एक तरफ तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है और दूसरी तरफ हम लोग उसको रोकने की बजाय रिस्ट्रेन से काम ले रहे हैं। ये रिस्ट्रेन का टाइम नहीं है बल्कि ये प्रोएक्टिव, जैसे इंडिया में प्रोएक्टिव। डॉक्टर साहब जरा क्विकली बताइएगा कि एक तो ये ख्याल किया जाता है कि वो जो 200 बिलियन डॉलर हैं वो स्विस बैंक्स के अंदर हैं, लेकिन एक आपने अपने ये भी कहा कि जो स्केल ऑफ करप्शन है वो इससे कहीं ज्यादा है। सब मोटी मोटी चीजें क्या हैं उसके अंदर? जी देखिए, एक तो किकबैक्स हैं जहां बहुत बड़ी डील्स होती हैं और वो सारा पैसा फिर बाहर ही रख लिया जाता है। लेकिन कोई फिगर है ऐसा जो कि एक आप कोई ट्यून दे सकें कि टू द ट्यून ऑफ दिस इतनी करप्शन हो रही है? जी, उसमें जो सबसे बड़ी जो है हमारे यहाँ इशू है किकबैक्स का, जो गवर्नमेंट परचेजेस करती है। खास तौर पर आपको मेरा इशारा समझ आ गया होगा, अगर उसमें $4 बिलियन की आपने परचेजेस डिफेंस परचेजेस 4 सालों में, तो रफली अगर 20% किकबैक बाहर रखा गया हो तो आप अमाउंट का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के जरिए फिर और रेंट सीकिंग के जो जराए हैं, और फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियों को लाइसेंसेस दिए जाते हैं, सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन जो इंडिया में बहुत बड़ा उसका शोर हुआ है हमारे यहाँ, तो वो सारी चीजें दब गई हैं। क्योंकि एक तो मीडिया में भी इन चीजों के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो सतही बातों की हद तक तो होती है, मगर कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाना जरा मुश्किल भी है। नॉट दैट आई एम ब्लेमिंग दैट, क्योंकि जिस जमाने में मैं 1979 से 84 तक खुद भी डॉन में होल टाइम जर्नलिस्ट था, तो जिस अंदाज में
हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते थे और एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाते थे जी, उससे आज मैं हालात मुख्तलिफ देखता हूँ। आपने तो खैर मीडिया को ब्लेम किया कि एफबीआर की चूंकि कैंपेन का एक बहुत रेवेन्यू मीडिया में आ रहा है, सो मीडिया बहुत एक्टिवली इस इशू को परस्यू नहीं कर रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही पॉइंट है कि जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट एफबीआर है तो आज तक ये कैंपेन के अंदर इस पॉइंट को क्यों हाईलाइट नहीं किया गया कि हम एफबीआर के ऊपर सफिशिएंट प्रेशर डाल सकते और सुप्रीम कोर्ट बुलाकर उनको पूछती कि जब इन डबल टैक्सेशन ट्रीटीज के तहत आपको इन्फॉर्मेशन लेने का हक हासिल है तो आपने आप तक उस हक को क्यों इस्तेमाल नहीं किया लोगों के लिए। तो ये बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो रेज करने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम एक नाजरीन छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।